ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजीज। थोड़ा स्टार्टिंग में थियरी है, फिर टेक्निकल वापस कैसे स्टार्ट होंगे तो मजा आएगा। तो इनिशियल में क्या बोला है वो देखते हैं। बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या है वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लैंग्वेज से थोड़ा शुरू करता हूँ, तो इसमें कुछ लिखना भी होगा तो बुक के कुछ वर्ड्स चाहिए, आप ये सारा अपने मन से नहीं लिख पाओगे, वैसा टॉपिक है। बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस which are developed by an organization to govern the actions of those who are part of it। तो मेन तो वर्ड वही हाईलाइट कर लो कि ये बिजनेस पॉलिसी है क्या, ये गाइडलाइंस है। ये स्टार्ट हो गया ना इसमें। हाँ, तो बिजनेस पॉलिसीज क्या है, गाइडलाइंस है जिसके थ्रू एक कंपनी अपना बिजनेस गवर्न कर सकती है, मैनेज कर सकती है। और पॉलिसीज फिक्स हो जाती है, फिर क्या है ना, सबके लिए वो सेम है कि भाई रूल्स बना दिए। गाइडलाइंस का मतलब रूल्स बना दिए कि अगर आप हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हो, आप हमारी कंपनी का हिस्सा हो, तो ये हमारा सिस्टम है जो हमने डिफाइन कर दिया, अब सबको ये फॉलो करना पड़ेगा उस सेंस में। बिजनेस पॉलिसी डिफाइंस द स्कोप विद इन विच डिसीजंस में बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी का रोल और उसके पावर्स फिक्स किए जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे लोग अपॉइंटेड होंगे। जैसे अपन ने अभी देखा भाई, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, बॉटम लेवल है। तो हर ऑफिसर को कितना पावर देना है वो यहाँ पे पॉलिसी में डिसाइड हो जाएगा, और हर कोई उस पॉलिसी के हिसाब से ही काम कर सकता है। बियॉन्ड द पावर जाओगे तो अपने कंपनी लॉ में जैसे बात करते हैं अल्ट्रा वायर्स, उस टाइप की चीज हो जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये बात हो ही रही थी। सिग्निफिकेंट इश्यूज अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड द डिसीजन अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। पॉलिसीज का इम्पैक्ट काफी होता है। एक अच्छी साउंड बिजनेस पॉलिसी जहाँ पे एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखा जाए, कस्टमर को भी इम्पोर्टेंट समझा जाए, एथिक्स पे भी ध्यान दिया जाए, तो लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी की वैल्यू और रेपुटेशन अच्छी बनेगी। अदरवाइज वो दूसरी साइड भी जा सकती है, वैसा हो गया। फीचर्स देख लो, अब आंसर बनाना है तो ये बन जाएगा फीचर्स वाला। हेड पॉइंट्स, इसके अंदर मैंने फिर एक्सप्लेनेशन नहीं रखा। एक बार हेड पॉइंट्स मिल गए ना, फिर आपके मन से आपको जो लिखना है इसके अंदर लिख सकते हो। बस गाने वाने मत लिख के आ जाना। हाँ, वो बीकॉम वाला नहीं चलेगा। नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट जो है बिजनेस पॉलिसी का, दैट इज टू बी स्पेसिफिक। गाइडलाइंस बना रहे हो तो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए ना, एकदम डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट वही है, क्लियर लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी अवॉइड करनी चाहिए। एम्बिग्यूअस का मतलब मोर देन वन मीनिंग, कंफ्यूजिंग कि भाई ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो एम्बिग्यूटी अवॉइड करनी है, ये मेन टर्म। इट शुड अवॉइड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ jargons एंड connotations टू क्रिएट एनी chaos। jargon, ये वर्ड को सुना है क्या आपने? डबल अगर पढ़ा था तो उसमें भी आता था बिजनेस कम्युनिकेशन में। लीगल जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन्स, तो कुछ मीनिंग याद करने की कोशिश करो। जार्गन्स में क्या था exactly? कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है? किसे बोलते हैं जार्गन? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो वाला नहीं, उसको जार्गन नहीं बोलेंगे। और कुछ, हाँ, थोड़ा टेक्निकल कॉम्प्लेक्स टर्म, मतलब किसी चीज को जहाँ पे आप सिंपल वर्ड यूज करके समझा सकते हो, आप उसके बदले में एकदम हेवी टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो, जिससे समझ तो नहीं आएगा, उल्टा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं लीगल जार्गन या टेक्निकल जार्गन। अब ऐसा बोला जाता है कि दो लोग अगर सेम प्रोफेशन को या सेम फील्ड को बिलोंग करते हैं और वो टेक्निकल भाषा में बात करें तो समझ में आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, आप डॉक्टर के पास गए, कोई भी आपकी मेडिकल कंडीशन है, उसके लिए आपने कुछ चेकअप कराया और कुछ सिम्टम्स है, कुछ इश्यूज है आपको, ठीक है, वैसा है। अब वो डॉक्टर जो है वो आपको कैसे समझाते हैं, बीमारी का नाम बोल देते हैं, लिख के दे दिया आपको ये प्रॉब्लम है, आप पहले गूगल कर रहे हो, स्पेलिंग देख के भी क्या है, तो एक तो हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रहा, बोले सर स्पेलिंग बता दो क्या है, मैं गूगल ही कर लेता हूँ। अब ऐसे बोलेंगे तो आपको क्या समझ आएगा कि उसका मतलब क्या है, फिर आप गूगल करके सर्च करोगे, और डॉक्टर को फीस किस बात की दे रहे हो? तो वो आपको समझाते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इस वजह से होता है, इसको ये बोलते हैं, ये ऐसे ठीक होगा, तो अपने को समझ में आता है कि अच्छा ऐसा है। वरना कोई भारी भरकम नाम दे दिया तो पढ़ के और टेंशन हो जाए कि पता नहीं ऐसा तो क्या हो गया, इतना बड़ा नाम लिख के दिया, डर लग रहा है आगे पता नहीं क्या होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली टेक्निकल लैंग्वेज वो अपने साथ यूज नहीं करते। लेकिन आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने उनको कंसल्ट किया, उन्होंने बोला यार इसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, आप उनके पास चले जाओ, काम हो जाएगा, मेरा नाम दे देना, उन्हें फोन भी कर देता हूँ, आप जाओ, आप मिल लो उनको। अब उन्होंने फोन किया, डॉक्टर सामने वाला पे डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, तो उन्होंने सीधा बता दिया कि भाई ये इशू है। अब वहां पे उनको पूरा समझाना पड़ेगा ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, या खाली वो टेक्निकल नेम बोला तो सामने वाला समझ जाएगा। तो दोनों डॉक्टर्स है ना, दोनों को टेक्निकल भाषा समझ आती है, तो आपस में जार्गन यूज करेंगे तो जल्दी कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आपके साथ जार्गन यूज करेंगे तो आप गूगल करते रह जाओगे क्या हो रहा है।
तो उस गूगल वाला तो अलग ही है। कभी भी कोई सिम्टम हो, गूगल नहीं करना चाहिए, फ्रेंकली बता रहा हूँ। किया भी होगा तो आपको पता चला होगा क्या होता है, वो सीधा लास्ट स्टेज पे रह जाता है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा बुखार भी है ना, तो वो बोलेगा कि बस अब कुछ घंटे ही बचे हैं आपके, वैसा है। वो इतना डरा देता है ना, सीधा मतलब है ही नहीं स्टेज 1 2 3, कुछ नहीं है, सीधा स्टेज 4। अपने को लगता है पता नहीं ऐसा क्या होगा। फिर डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो मैंने गूगल किया। 90% डॉक्टर गुस्सा होता है। डॉक्टर के सामने कभी नहीं बोलने का मैंने गूगल किया, उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है। बोले हम इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं, तो उनको हर चीज गूगल से जाननी है, तो हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं। और दूसरा फिर अपन डॉक्टर को सिखा रहे होते हैं, सर इस पे तो ये लिखा है। लोग करते हैं सर, डॉक्टर को जाकर इस पे तो ये लिखा है, बोले तुम इससे इलाज करा लो, मेरे पास क्यों आए हो। बहुत सारे डॉक्टर नाराज हो जाते हैं। तो उनका ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो बोला जार्गन अवॉइड करो ना, पॉलिसी को कंफ्यूजिंग क्यों बना रहे हो, सिंपल रखो ना, हर कोई पढ़ सके उसको। रिलायबल पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी, सबके लिए एक जैसी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट, हमारे गोल्स के हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए ना, क्या अचीव करना है। सिंपल रखो। इंक्लूसिव रखो, इंक्लूसिव मतलब हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की ट्राई करो, इनकम्प्लीट बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। और फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल इन द सेंस के टाइम और मार्केट के हिसाब से हमें चेंजेस को अडेप्ट करना आना चाहिए। रिजिड हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं, आउटडेटेड हो जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज अपने बिहेवियर की वजह से मार्केट से आउट हो गई, रिजिडिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज नहीं आया। नोकिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, वो वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल है। नोकिया पूरे दुनिया में था, मतलब एक मोबाइल फोन ऐसा बनाया था जिसका कोई तोड़ नहीं था। अच्छा, वो खुद टूटता नहीं था, है ना। आप उसे कील ठोक सकते हो, किसी का मर्डर कर सकते हो, सिर पे कभी मार सकते हो, सिक्योरिटी के काम आए, तो इतना खतरनाक। 4 4 माले से गिनता रहा, टूटता नहीं था। ज्यादा से ज्यादा ये होगा उसका ढक्कन खुल जाएगा, बैटरी अलग हो जाएगी, जोड़ोगे वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना खतरनाक फोन था, लेकिन अपडेट नहीं किया, चेंज एक्सेप्ट नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गया। एंड्रॉइड आने के बाद जो चेंज करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, तो वो अपने को पता ही है। तो ये सब इशूज है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और स्टेबल पॉलिसी हो जो लॉन्ग टर्म तक चले तो अच्छा है। तो ये एक पूरा आंसर बन सकता है। पूछ लेंगे बिजनेस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन और फीचर्स, तो इतने में आपका 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट में रिपीटेशन है, तो मैं थोड़ा उसको स्किप कर रहा हूँ। स्पेसिफिक चीजों पे चलते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक देखोगे ना, तो आपको स्पेसिफिक चीजों में मिलेगा विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें होती हैं। और काफी सारे कंपनी के एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ आप अपने कंसेप्ट पे जाएंगे। विजन का मतलब क्या है, मिशन का मतलब क्या है। ये टॉपिक आपको डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है। विजन इज लॉन्ग टर्म, कि जहाँ पहुंचने में हमें कुछ साल लग जाएंगे, इमीडिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन मिशन का मतलब है कि आज हमारी जो कैपेबिलिटी है जितनी भी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, दैट इज मिशन। अब आपके केस में अगर अप्लाई करें तो आपका, आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, ये आपका विजन है। कुछ साल पहले आपने शुरू किया, 2 3 साल पहले स्टार्ट किया होगा। तो ऐसा तो नहीं कि आज सोचा और कल बन गए, इमीडिएटली पॉसिबल नहीं। एक प्रोसेस है जो आपको पूरा पास करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुंचोगे। अभी आप मिडवे हो, तो 3 लेवल के एग्जाम देने हैं, ट्रेनिंग्स पूरी करनी है, इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद मेंबरशिप मिलेगी। फिर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे या जॉब कर पाएंगे। तो वो विजन आपका होगा कि मैं आज शुरू करूंगा तो अगले 4 या 5 साल के बाद मेरे पास वो मेंबरशिप आएगी। तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म विजन जो इमीडिएट पूरा हो भी नहीं पाएगा। लेकिन मिशन का मतलब क्या है, कि आज आपकी क्या कैपेबिलिटी है, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो अभी आप अगर फाइनल लेवल पे हो, तो आज आपके हाथ में ये है कि आज जितनी पढ़ाई आपके लिए दी गई वो आप टाइम टू टाइम कर लो, अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लो, एग्जाम अपियर कर लो, तो वो आपके कंट्रोल में है। आज आपको मैं बोलूंगा कि भाई दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, तो आपकी कैपेसिटी है और आपके पास टाइम भी अवेलेबल है, और अब वो जाके आप कर लेते हो, तो आपका टारगेट अचीव होगा। नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैसा है। तो मिशन वो है जो हम शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं, जो आज हमारी कैपेसिटी में है। विजन वो है जिसको अचीव करने में शायद कुछ साल लग जाएंगे, इमीडिएट नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें भी अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी, वैसा। अब ये बेसिक बात हो गई कि विजन मिशन क्या होता है। एग्जाम्पल चाहिए तो बहुत सारे अवेलेबल। डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आओ, बहुत सारी कंपनीज के विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या होता है, डिफरेंस क्या है। देखो पेज 42 पे आप देखोगे ना, तो कुछ कंपनीज के विजन स्टेटमेंट है। अब जो ब्रांड आपने सुने हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सपोज अमेजोन ले लो, पहले इंस्टाग्राम पे चलेगा, ठीक है, अमेजोन से चलता है। हाँ, सबसे ज्यादा चलता है वो भी, ठीक है। चल, तो अमेजोन से स्टार्ट करते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे जाएंगे। अमेजोन वाले ने क्या बोला, आवर विजन इज टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। ये उनका विजन है। बोले पूरी धरती की सबसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी हमको बनना है। कस्टमर को जो चाहिए
हमारे पोर्टल पे वो अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज द विजन। तो कोई भी टाइप का प्रोडक्ट या गुड जैसा ना हो जो दुनिया में बिकता है लेकिन अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। अब ये बोलने में सुनने में कितना ऐसा मोटिवेटिंग लग रहा है, यार क्या विजन है, मतलब इससे आगे क्या हो सकता है वैसा। बट ये इमीडिएटली कंपनी शुरू करते ही अचीव हो जाएगा, टाइम लगेगा। यार ये तो मतलब कितना एफर्ट वाली चीज है। मैंने जेफ बेजोस का इंटरव्यू देखा था 1999 का, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसमें ना उसका इतना इतना ही ऑफिस था, छोटा सा एकदम, वो कहीं घर में कहीं गैरेज जैसा है, छोटा सा वेयर हाउस जैसे में ऑफिस बना रखा था। टूटे फूटे कार्डबोर्ड के टेबल थे, दो चार कंप्यूटर रखे हुए थे, इतनी स्पेस थी, इसमें वो काम कर रहा था। तब उसका इंटरव्यू लिया जब उसने Amazon.com स्टार्ट किया। तो उन्होंने बुक्स सेल करना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, अमेजोन पे से बुक्स मिलती थी और आप घर बैठे बैठे कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। तब के टाइम में बुक रीडिंग का कंसेप्ट ज्यादा था, आज की डेट में वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है, लेकिन तब लोग बुक्स पढ़ते थे और काफी टाइम उस पर अपना इन्वेस्ट करते थे। तो वो उन्होंने वो स्टार्ट किया कि चलो वेबसाइट के थ्रू हम पूरे यूएस में अलग अलग पिन कोड्स के ऊपर हमारी बुक्स डिलीवर करेंगे। तो उतना ही बिजनेस था, बहुत छोटा सिंपल सी वेबसाइट। बट उन्होंने बोला कि बोले जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, उसके बाद डेटा आया हमारे पास कि कौन से पिन कोड से कौन से टाउन से कौन से सिटी से किस टाइप के बुक्स का ऑर्डर मेरे पास आ रहा है, कौन सा रीडर कितनी फ्रीक्वेंसी पे बुक ऑर्डर कर रहा है और कौन से जॉनर की बुक ऑर्डर कर रहा है। बोले डेटा देख के मैं पागल हो गया, बोले मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खतरनाक चीज है। बोले अब मैं यहाँ बैठ के प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि पूरे यूएस में जितने पिन कोड पे हम सर्व करते हैं, कौन से पिन कोड पे अगले एक हफ्ते में कितनी बुक्स और कौन सी बुक्स का ऑर्डर आएगा। मैं डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बोला हमारे पास पूरा पैटर्न है, पूरा ट्रेंड है कि इस एरिया के लोग इस टाइप की नॉवेल्स या बुक्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस बंदे के इतने बुक्स के ऑर्डर फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो मैं मेरी इन्वेंट्री उस हिसाब से प्लान कर सकता हूँ, मैं उसको ऑफर्स उस हिसाब से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑर्डर आने में। बोलो डेटा की जो वैल्यू है और बहुत खतरनाक है। और वो उन्होंने बात बोली 1999 में। और बोला अब मुझे समझ में आ गई है कि अब जब बेचना ही है और डेटा अवेलेबल है तो सिर्फ बुक्स नहीं, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। बोले अब मैं बाकी प्रोडक्ट्स भी अपनी साइट पे एनलिस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। तो जो शुरुआत वहां से हुई, आज वो कहाँ जाके रुक रहा है आप देख रहे हो। अब हर प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, बिकॉज जो डेटा एनालिसिस की वैल्यू है वो उनको तब समझ में आई, और आज हर कंपनी वही यूज कर रही है। ई कॉमर्स वाला डेटा भी चलता है पूरा, मार्केटिंग कहाँ करनी है क्या नहीं करनी। आपने नहीं देखा मिंत्रा विंत्रा ओपन करते हो, शॉपिंग वॉपिंग कुछ करना, अब मैं खाली टाइम पास कर रहे होते हैं, खरीदना कुछ नहीं है, पर फिर भी चलना देखते तो लेटेस्ट कलेक्शन क्या है, आधे लोग वही करते हैं। देखते हैं, ऐसे शुरू होता है, कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, चलना ये तो सस्ता है ये ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं कम से कम, बस वो ट्रैप वहीं से शुरू हो जाता है। अब आपने कोई प्रोडक्ट अगर वहां पे देखा, उसको ना वो सेव फॉर लेटर, ऐड टू विश लिस्ट, वो हार्ट बना के डाल दिया उसमें, बस ये करने की देर है आपकी। अब आप जो मोबाइल ऐप खोलोगे उसमें आपको उसी कपड़े की ऐड दिखेगी जो आपने सेव कर रखे हैं, बार बार दिखाएगा। आपको लगता है भगवान का इशारा है ये, कि सोच मत, ले ले, अच्छा लगेगा पहना हुआ, ले ले, ठीक है। वो भगवान का इशारा नहीं है, ये गूगल वाले का इशारा है। उसको मालूम पड़ जाती है ना आपने क्या सर्च किया है। तो जहां जहां पे गूगल ऐड आती है ना, चुन चुन के आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा। यूट्यूब पे भी वही ऐड आती है, गूगल ब्राउजर में भी वही ऐड आती है, और मोबाइल ऐप में भी आती है। फिर आपको लगता है जब हर जगह से यही चीज मुझे दिख रही है तो मुझे इसको ले लेना चाहिए, तो टारगेट पूरा हो जाता है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डेटा एनालिसिस, वो बात हो रही है। ठीक है, तो अमेजोन ने ये बोला। फिर उसके बाद आपका इंस्टाग्राम, कैप्चर एंड शेयर द वर्ल्ड्स मोमेंट्स। स्टार्टिंग में तो वही था ना, वो पिक्चर के लिए था खाली कि भाई फोटो अपलोड कर दो, और कुछ था नहीं, सिंपल ऐप था इंस्टाग्राम। और शायद दुनिया तब अच्छी थी, ठीक है। हाँ, जब से टिकटॉक बंद हुआ और जब से रील का फीचर ऐड किया है, तो जो इंस्टाग्राम का कचरा कर दिया ना वो अलग ही हो गया। और जो बीमारी फैल गई है, अपने सब एडिक्टेड हो गए, अपने सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं, अपने को पता भी नहीं है, क्योंकि वो स्क्रोलिंग की जो आदत पड़ी है ना, हम सब बीमार है। और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है बीमार है तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम खुश है, मतलब बीमार रह के भी हम खुश है, वैसा हो गया। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, वो मुझे भी है और आपको भी है। मोबाइल में स्क्रॉलिंग शुरू होता है तो पता ही नहीं चलती टाइम कहाँ जा रहा है। आपका रिटेंशन पावर कम हो गया, पता है आपको, आप जल्दी बोर हो जाते हो चीजों से। ऑब्जर्व किया, मैं आपको यूट्यूब पे भी वीडियो दूंगा ना आधे घंटे का, कि इसको देखो, आधे घंटे का सुन के चेहरा बन रहा है आपका, आधा घंटा है वीडियो कौन देखेगा। रीजन क्या है उसका, ये रील वाला जो केस है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला ये, तो बोले हर 15 सेकंड में आपका दिमाग कुछ नया फीड मांग रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रही कि आप पागलपन की तरफ जा रहे हो। फैक्ट है। 1 मिनट में हमने 4 रील देखी स्क्रॉल करके, है ना, 15 सेकंड की। एक में कुछ खाने पीने का आ गया, एक में कुछ बॉलीवुड का आ गया, एक में विराट कोहली आ गया, एक में कुछ और आ गया। चारों रील का कंटेक्स्ट टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। और अब आपको ये आदत पड़ गई कि हर 15 सेकंड में मुझे कोई नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि वो आधे घंटे का वीडियो एक ही सब्जेक्ट पे, और आप बोर हो रहे हो। समझ आ रहा है, तो आपका ना वो पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है, और आपका वो रिटेंशन टाइम कम हो रहा है, कि 15 15 सेकंड 30 सेकंड के बाद यू आर बोर्ड, कि कुछ और लेके आओ। वो स्क्रोलिंग की वजह से ना आपका माइंड और ज्यादा फास्ट भाग रहा है उस चक्कर में कि मुझे नया कंटेंट चाहिए। अब शांति से बैठना मोबाइल फोन के बिना आपके लिए एंग्जाइटी ले आता है। यार 15 मिनट से बैठा हूं मैं, 15 मिनट में पता नहीं कितनी रील देख ली होती है, 1 मिनट की 4,
15 मिनट में 50 रील देख रही होती। यही चलता है, माइंड ऐसा हो गया अपना, खाली नहीं बैठ पाते, तो एंग्जाइटी बढ़ रही है, उस वजह से बढ़ रही है, बिकॉज ये सारी चीजें। तो इंस्टाग्राम शुरू कहाँ से हुआ था, और उसको खुद को अपना विजन नहीं याद होगा। क्या सोच के शुरू किया था, कैप्चर एंड शेयर वर्ल्ड मोमेंट्स। अब तो पता नहीं क्या क्या खाना बना के बेच रहे होते हैं। सबसे गुस्सा तो वो फूड वालों का आता है, वो जो फैंटा के अंदर मैगी बना रहा होता है ना, वो लगता है कि 4 प्लेट इसको ही खिलाओ, ये कल से ही बचेगा ही नहीं बनाने के लिए, ऐसा हो जाता है ना। कुछ भी कर रहे हैं लोग, अलग ही है। चलो, अब विजन वाला पार्ट समझ आया तो मिशन भी देखते हैं। मिशन वाले में आंसर में इन्होंने अच्छा किया है। जो कंपनीज के एग्जाम्पल है उसमें दोनों स्टेटमेंट साथ में लिखे हैं, तो कंपैरिजन हो पाएगा। पहला ही ऐसा एग्जाम्पल दे दिया ना कि सब्जेक्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा, एसबीआई, है ना, एसबीआई। ठीक है, उसमें ले लिया धोनी को। मतलब धोनी ने क्या सोच के एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मतलब धोनी की रेपुटेशन देखो, एसबीआई की देखो। ठीक है, वो आपको होता है, आपको पता है मेरा बैंक कौन है, पूरा बैंक सुन के लगता है कि तेरा बैंक ये क्यों है, कोई दूसरा बैंक ज्वाइन कर लेता तो। ठीक है, तो इतना एक तो प्रोएक्टिव आदमी, और ऊपर से एसबीआई जैसे का ब्रांडिंग कर रहा है जो लंच टाइम ही खत्म नहीं हो रहा। तो एसबीआई की बात हो रही है, देखते हैं। तो चलो, विजन मिशन ये भी पता नहीं कब लिख दिया इन्होंने, जब लिख रहे तब खाना नहीं खा रहे थे मन में। ठीक है, चलो। पहला बोला विजन, बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओहो, ये तो और मजाक हो गया। वो बैंक ऑफ चॉइस, मतलब बाई चॉइस आप जा रहे हो एसबीआई में, और इससे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आयरॉनिक है थोड़ा, पर ठीक है। नेक्स्ट मिशन, कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिंपल, रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन। इनका मोबाइल ऐप देख लो चला के, चलता ही नहीं है। ठीक है, इनका एटीएम चला के देख लो, पैसे ही नहीं निकलते, हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर होता है। तो ये जो लिख रहे हैं ना, इसका उल्टा करते हैं, वैसा है। तो विजन में बोला है कि हमें उतनी बड़ी बैंक बनना है कि इंडिया पूरा ट्रांसफॉर्म हो सके, और लोग बाई चॉइस हमारे पास आए। तो ये तो सच में विजन है, इसमें तो 100 साल लगे कम से कम। उससे पहले तो अचीव नहीं होने वाला ही। ठीक है, और मिशन में तो वही बोला है, सिंपल रखो प्रोसेस को, सॉल्यूशंस को। हाँ, ऐप चलेगा ही नहीं तो सिंपली आपको काउंटर पे जाके पैसे भरने पड़ेंगे, नो टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। ठीक है, वैसा है। टेस्ला वाला क्या बोल रहा है, आजकल ये ट्रेंडिंग है। वो उस दिन बहुत फनी इंसिडेंट आया, वो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बना ना, तो इलॉन मस्क मिलने गया, तो अपनी फैमिली को भी लेके गया। तो उसका बच्चा जो है ना, वो कुछ उसको सर्दी वर्दी होगी, जैसे नाक वाक साफ करके डोनाल्ड ट्रम्प के टेबल पे नाक साफ करके आ गया। ठीक है, तो नाक साफ करके ना गंदे हाथ पूरे उसके टेबल पे लगा दिए। अगले दिन खबर आई कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना टेबल जो व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया, उन्हें नया टेबल लेके आओ। ठीक है, तो अब इलॉन मस्क के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के कैबिन में उसके बच्चे खेल रहे हैं, सोचो, तो ऐसा चल रहा है। तो कोई प्रोटोकॉल जैसा वहां पे है नहीं, तो वो भी सब चीजें चलती रहती है। अब टेस्ला में देखो क्या हुआ, मिशन में क्या बोल रहे हैं, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, वो दिखी है ना, ईवी व्हीकल्स, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना है। विजन टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑन 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया को लेके जाना है। ये बोलने से तो हो नहीं जाएगा, कितना एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। और ये करता भी रहता है, थोड़ा पागल बंदा भी है, और जैसे ही काम करता है उसके लिए पागलपन चाहिए भी। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और काफी अपने अपने सब चीजें से बैठ के इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे वाइल्ड इमेजिनेशन कैसा भी हो सकता है। ये उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, ये जो सोचा है तो हो भी सकता है। अमेरिका में अंडरग्राउंड टनल बनाई है, उसमें एक पूरा रोड बनाया, जिसके ऊपर ना वो मैग्नेटिक बेल्ट चल रही है। तो आपको ना गाड़ी चलानी नहीं है, सिर्फ उस पर जाके रख देनी है, वो बेल्ट चलता रहेगा, और गाड़ी अपने आप पास होती रहेगी। आप से बैठे रहो उसमें, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा आइडिया है ना, सोचो। गाड़ी चलाने का झंझट नहीं, ट्रैफिक का इशू नहीं, ओवरटेकिंग का प्रॉब्लम नहीं, हॉर्न कोई नहीं बजाएगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ वो बेल्ट पे लगा के गाड़ी रख देनी है, और दूसरे पॉइंट तक वो बेल्ट घूमता रहेगा, जैसे अपने ये एयरपोर्ट पे जो बेल्ट घूम रहा होता है। ठीक है, मोटर बेल्ट घूम रहा होता है, तो उस पर सामान अपने आप घूमता रहता है ना, आपको थोड़ी ना जाके वहां से उठाना है, आपके पास खुद आ जाएगा। वो कार के लिए वैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और अगर अंडरग्राउंड इसलिए बनाया है ताकि ऊपर के रोड्स खाली हो जाए, तो अगर आपको ट्रैवल करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो सीधा आप वो टनल में जाओ, जैसे सबवे बना होता है वैसे आप गाड़ी में जाके रख दो, गाड़ी अपने आप चल रही है ना, आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा, वो बेल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पे चल रहा है, तो गाड़ी का पेट्रोल डीजल कुछ कंज्यूम नहीं होगा। अब ऐसे आइडिया तो अपने को बैठे बैठे ऐसे टाइम पास के लिए आ सकते हैं। ये लोग बोलते हैं चलना ट्राई करके देखते हैं, क्या पता अगर दुनिया के आधे रोड्स पे भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, तो ट्रैफिक तो गायब ही हो जाएगा। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर एक लेके आया हाइपर लूप, सुना इसके बारे में, हाइपर लूप। दुबई में इन्होंने स्टार्ट किया, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इंडिया में भी बात कर रहे हैं कि इसको ट्रायल करेंगे। हाइपर लूप बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको फोटो दिखा था, आपको पता चलेगा डिजाइन कैसा है उसका। कहीं देखा होगा, मे भी वो नाम नहीं ध्यान होगा, देखो तो याद भी आ जाएगा, पता।
इंडिया में तो टाइम लगेगा। मेट्रो का काम तो खत्म नहीं होता है। ये तो मीनिंग समझा है। हाइपरलूप क्या है? हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दुबई दैट वो यूज मैग्नेटिक लेविटेशन वैक्यूम ट्यूब प्रेशराइज पॉड्स टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन सिटीज। दिखने में कुछ ऐसा इमेज है उसका, इस टाइप का। इमेजेस में दिख रहा है ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एक पूरा वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर वो ट्रेन जैसा पूरा बनाया हुआ है, और वैक्यूम पे चलेगा, मतलब व्हील्स पे नहीं चलेगा। वैक्यूम क्रिएट होगी ना, तो अंदर ट्यूब के अंदर वो हवा मोड़ रहा है। पीछे कोई व्हील्स है ऐसा कुछ नहीं है, वैक्यूम की पावर से वो लोग उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ बनेगा जैसे अपने मेट्रो या बुलेट ट्रेन चल रही है ना, वैसे ही हो गया। बट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और स्पीड की बात कर रहे हैं 1200 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये ट्रैवल करेगा। और एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो तो ट्रैवल टाइम कम करना है, तो ये इसमें एलोन मस्क की कंपनी काम कर रही है हाइपर लूप में। अब उसने ये आइडिया लगाया कि ये चीज होनी चाहिए। आइडिया ये है कि भाई ट्रैवलिंग में जो टाइम वेस्ट होता है, वर्ल्ड फास्ट होता जा रहा है। अभी आपको यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो, कितना टाइम लगेगा? ट्रेन में 12 घंटे, 16 घंटे। बोरिंग काम है, 16 घंटे बंदा ट्रेन में वेस्ट कर रहा है यार। ये कोई आज के जमाने में इतना टाइम वेस्ट करना अफोर्डेबल है क्या? तो ट्रेन में जाना इसलिए बोरिंग लगता है। अब आप फ्लाइट में जाओ तो 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है। तो जब वो कंपैरिजन दिखता है तो लगता है 16 घंटे वेस्ट करने पड़ेंगे, बट फिर पैसों की वजह से अपने को ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्लाइट के बदले क्यों ना हम ऐसा नेटवर्क सेटअप करें कि भाई एकदम स्ट्रेट पाथ हो, वैक्यूम ट्यूब का यूज करें, और 1200-1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चले। 1 घंटे में आप मुंबई से दिल्ली पहुंच जाओगे, 1 आवर इसकी स्पीड पे, वैसा है। अब पॉइंट ये है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और सीधा रूट चाहिए, क्योंकि 1200 किलोमीटर पर आवर पे अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो टर्न लेने का टाइम नहीं मिलेगा उसको। सीधी बात है। फ्लाइट उड़ती है 800 किलोमीटर पर आवर, और ये 1200 बोल रहा है। समझ आ रहा है? फ्लाइट से 50% फास्टर। तो इसने सोचा यार ये मेरे पागलपन को फाइनेंस कौन करेगा, कहाँ लगाऊं ये। दुबई गया। दुबई वाले भी अलग है, उनको भी क्या है, कुछ नया करके दिखाना है पूरी दुनिया को। और दुबई में वो जगह भी है, पूरा रेगिस्तान है, खाली है। वहां अगर 100 किलोमीटर का सीधा रूट चाहिए तो मिल जाएगा। तो दुबई वालों से बात की, उन्होंने बोला कि करो एक्सपेरिमेंट, हम भी इन्वेस्ट करेंगे इसमें, वैसा है। अब दुबई में ये चल रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया है। ट्रायल करने वाले हैं इसका, कि अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो बाकी वर्ल्ड के और कंट्रीज में भी इसको सेटअप कर सकते हैं, जिससे ट्रैवलिंग टाइम जो है वो कम हो जाए। इंडिया में तो क्या होगा, किसी का खेत बीच में आ जाएगा, किसी ने मंदिर बना दिया होगा पत्थर रख के, बोले नहीं हम नहीं तोड़ेंगे, बाजू में से जाओ ऐसे। बोले नहीं वैसा होगा, भाई मेरा घर है मैं नहीं मानूंगा, ऊपर से जाओ। ऐसा सब होगा। तो इन सबको मनाते मनाते तो क्या 10-20 साल ऐसे ही हो जाएंगे, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो ऐसा अलग अलग एक्सपेरिमेंट है भाई, ऐसा बनेगा टनल। ये दुबई का ही फोटो है। तो ये वैसा है कि सीधा रोड बनेगा, और ये टनल के अंदर पॉड जैसा हो गया, आप उसके अंदर बैठ जाओ। और मतलब पूरी ट्रेन की जैसे कोच होती है वैसे ही होगा, तो बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बट स्पीड ही अलग है ना, 1200 किलोमीटर पर आवर तो किसको बोलते हैं, प्लेन से ही फास्ट हो गया। ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज, तो टेस्ला वाला बोल रहा है तो कुछ कर सकता है। अमेजोन में देख लेते हैं क्या है। मिशन में बोला, वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर्स द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, बेस्ट सिलेक्शन, अटमोस्ट कन्वीनियंस। और विजन वही जो अपन ने पीछे पढ़ा। और विजन में बोला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना। सुनने में तो हर सीईओ बोलता है, काम भी तो करना पड़ेगा उतना। इमीडिएटली तो हो नहीं पाएगा, कहाँ 1999, कहाँ 2025। इतने साल लगे तब जाके रेपुटेशन बनी। लेकिन मिशन में उन्होंने बोला है कि हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे प्रोडक्ट बेचेंगे, और उसकी कन्वीनियंस पे। ये हो सकता है, आप डिस्काउंट्स दे के सस्ते में सस्ता बेचने की कोशिश तो आज भी कर सकते हो। लेकिन दुनिया की नंबर वन कंपनी बनना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो विजन और मिशन स्टेटमेंट में डिफरेंस हो सकता है। और कोई कंपनी इसमें से? गूगल। इसका मिशन क्या है? टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ठीक है, सही है। इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके प्रॉपरली प्रेजेंट करना, ताकि आपके लिए उसकी यूटिलिटी हो, जैसा अपन ने अभी यूज करके देखा। और विजन में क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। धीरे धीरे जितना क्विक हो सके। ये आजकल वो गूगल में भी साउंड वाला आ गया ना। अब कुछ सर्च करना है तो आप उसको बोल दो, ओके गूगल कर दो, वो अपने आप निकाल के दे देगा। ठीक है, तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। तो दे आर ट्राइंग के और इसको फास्ट कर सके, तो 1 क्लिक तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड।
हाँ हाँ, माइक माइक में चेक किया। ठीक है ओके। चलो, टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज बता दो। टाटा मोटर्स भाई, और कोई नाम? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज है। टाटा स्टील है। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी भी ले लेते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज है, और भी बहुत सारी होंगी। तो हम दो चार कंपनी एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं। अब टाटा ग्रुप एक पूरा कॉन्ग्लोमेरेट मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें मल्टीपल कंपनीज। अब टाटा मोटर और टीसीएस दो डिफरेंट कंपनीज है। अच्छा, इनके भी कोई हेड्स होंगे क्या? टाटा मोटर का कोई सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन ऐसा भी होगा? अब टाटा मोटर्स का जो चेयरपर्सन होगा या जो उसका हेड होगा, उसको टीसीएस के बिजनेस से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उसका फोकस किसके ऊपर है? टाटा मोटर्स के ऊपर। तो ये अलग अलग बिजनेसेस जो है उसमें कैटेगराइज कर दिया पूरे ग्रुप को। अब अच्छा, टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। चलो, तो टाटा मोटर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं क्या? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब होगा। अब टाटा में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक है ना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। ये दोनों का काम भी तो अपना अलग अलग है। प्रोडक्शन वाले को तो देखना है कि फैक्ट्री में कितनी गाड़ियां मुझे कौन से मॉडल की बना के रेडी रखनी है। तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी तो एक मैनेजर होगा, इसको हम बोलेंगे प्लांट मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी एक अलग मैनेजर होगा। अब अपने अकाउंट्स वाले को जाके पूछा यार कितनी गाड़ियां बन रही है, क्या चल रहा है, बोलेगा मुझे क्या बता, प्लांट पे जाके पूछो। मेरा काम है फाइनेंसिस का हिसाब रखने का, किनको पेमेंट करना है, किनके चेक रिलीज करने हैं, किनके इनवॉइसेस आए हैं, किनसे पेमेंट कलेक्ट करना है, मेरा काम वो है। मुझे ये नहीं पता है कि प्लांट में कौन सी गाड़ी कितनी बन रही है और क्या क्वांटिटी में इन्वेंट्री पड़ी है। वो आपको प्रोडक्शन मैनेजर को पूछना पड़ेगा। समझ आए? तो आप देख रहे हो, सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है। अब ना, जो इंसान जिस लेवल पे काम कर रहा है वो अपने लेवल की स्ट्रेटेजी बनाए। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका काम क्या है कि भाई मुझे प्रोडक्शन को मैनेज करना है, कि हर रोज इतनी गाड़ियों का प्रोडक्शन होना चाहिए और इतनी इन्वेंट्री मुझे डिस्पैच करनी है, इतनी मुझे गोडाउन में रखनी है। तो वो जो स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसका फोकस सिर्फ इस फंक्शन पे होगा। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग इज वन ऑफ द फंक्शन, फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द फंक्शन, टैक्सेशन इज वन ऑफ द फंक्शन, सेल्स इज अ फंक्शन। तो इनको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। और ये लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। समझ आए? देखो, तीन नाम आपको दिख रहे हैं ना, उसमें एक नाम ये भी। सबसे नीचे देखना हो पिरामिड, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो फंक्शनल लेवल होता क्या है? प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस। हर बिजनेस में हम वेरियस फंक्शंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस लेवल पे जो स्ट्रेटेजीज बनती है उनके लिए नाम दिया गया फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। ये आपके सामने ही है। टाटा मोटर्स के जो हेड होंगे ना, उनके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं टाटा मोटर्स का हेड हूं तो मुझे ये भी देखना है कि मेरी कंपनी का प्रोडक्शन सही पेज पे चल रहा है कि नहीं, सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है उसमें क्लेरिकल काम ठीक से हो रहा है या नहीं, जो फिनेंसिस हम रेज कर रहे हैं, जो बैंक लोन्स रीपे कर रहे हैं, वो सब टाइम टू टाइम चल रहा है कि नहीं। तो ये पर्सन जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनाएगा, वो पूरी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा कि टाटा मोटर्स को आगे कैसे बढ़ाना है। तो इसको हम बोलेंगे बिजनेस लेवल। ये सेकंड लेवल है जो आपको पिरामिड में दिखता है। समझ आए? और इससे ऊपर जो टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है, जैसे रतन टाटा एक टाइम पे चेयरपर्सन थे, अभी एन चंद्रशेखर जो है वो उसके चेयरपर्सन है। तो ये, इनके लिए ये चीज जो हो गई उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कि मुझे सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं देखनी, मुझे टीसीएस भी देखना है, टाटा स्टील भी देखना है, पूरा ग्रुप ठीक से काम करे या नहीं इसके बारे में सोचना है। तो दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, वैसे आप देख सकते हो। देखो, पेज 49 पे भी उन्होंने उसको और थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब व्हाट बिजनेसेस शुड वी बी इन, हम कौन कौन से बिजनेसेस में होने चाहिए, हम कौन से बिजनेस में है। बिजनेस स्ट्रेटेजी में बोला अपने अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। और फंक्शनल स्ट्रेटेजी में ऐसा है कि जो भी फंक्शन हमें संभालने को दिया गया है उसको हम बेस्ट तरीके से मैनेज कैसे करें। तो ये पॉइंट्स है। अब इसमें से जो पहला पार्ट है ना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी,
जहाँ पे हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसमें ना कुछ स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक होती है, अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो आंसर लिखने के लिए आपके पास अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ऐड किए हुए नहीं है, मैं मॉड्यूल में नहीं थे, कुछ पढ़ाते टाइम लगा कि यार इतने इंट्रोडक्शन में निपटा देंगे टॉपिक और एग्जाम में आए तो आप लिख नहीं पाओगे, तो बेटर है कि आप थोड़ा बहुत नोट कर लो। आपको लिखना भी पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ, ट्राई करना जितना कट शॉर्ट करके लिख सको उतना अच्छा है। तो इसके लिए स्पेस आप देख लो, पेज 48, 49, 50, 51, इसमें ना नीचे जगह है, तो ये स्पेस आप यूज कर सकते हो लिखने के लिए। 4-5 पॉइंट्स लिखवाने हैं एक एक लाइन के, और उसके साथ कुछ कंपनी के एग्जाम्पल, उसके नाम, उतना इनफ हो जाएगा। मैं भी साथ साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। ये सब दिमाग कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव लगाते हैं, क्योंकि उनको पूरी कंपनी को आगे बढ़ाना है। अब डाइवर्सिफिकेशन जो स्ट्रैटेजी है इसमें दो पार्ट्स हैं, होमोजीनियस और दूसरा है हिट्रोजीनियस। दो स्ट्रैटेजीज इसमें हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन में। नाम सुन के कुछ आपको समझ में आया डाइवर्सिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? एक बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि एक प्रोडक्ट या सर्विस पे डिपेंड ना करना, दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे, दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि बिजनेस सेफ रहे। और आजकल ये नेसेसरी है, एक बिजनेस पे एक प्रोडक्ट पे सर्वाइव करना बहुत चैलेंजिंग काम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इसमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज, बट होमोजीनियस क्या और हिट्रोजीनियस क्या, वो भी समझना है। अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने लग्जरी ब्रांड्स में नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स कार्स में लेम्बोर्गिनी, आपको पता है स्पोर्ट्स कार बनाती है। लेम्बोर्गिनी ओरिजिनली स्पोर्ट्स कार नहीं बनाती थी, ट्रैक्टर बनाती थी। सुनने में फनी लग रहा है, ट्रैक्टर बनाती थी, इतनी अच्छी अच्छी हाई एंड लग्जरी कार से। लेम्बोर्गिनी ओरिजिनली ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर था, जैसे अपने यहाँ पे महिंद्रा वाले और ये लोग भी ट्रैक्टर बनाते हैं वैसा ही। तो उसके बाद उन्होंने ये स्पोर्ट्स कार वेरिएंट जो है वो शुरू किया अपना। देखो फरारी वाले ने छेड़ दिया था लेम्बोर्गिनी के ओनर को, उसको चिढ़ा दिया था। फरारी तो स्पोर्ट्स कार पहले से बनाते ही हैं, और वो उसमें मास्टर थे। तो कुछ वहां पे इवेंट में फरारी के ओनर ने लेम्बोर्गिनी वाले का मजाक उड़ा दिया, बोले तुम ट्रैक्टर बनाते हो, तुम वही बनाओ, ये स्पोर्ट्स कार है, ये अलग चीज है, तुमको नहीं समझ आएगा। उसने चैलेंज ले लिया, बोले जब मैं ट्रैक्टर बना सकता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स कार भी बना सकता हूँ। तो डायरेक्टली वही लग्जरी एंड की स्पोर्ट्स कार पे काम शुरू किया, और अब फरारी के टक्कर में वो ब्रांड आता है। अब लोग लेम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर के बारे में जानते ही नहीं है। सबको पता है कि लेम्बोर्गिनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार कंपनी है, किसी को नहीं पता कि ओरिजिनली वो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा सेम केस आप इसमें टाटा का एग्जांपल ले लो। टाटा मोटर्स जो है ओरिजिनली तो ये हैवी व्हीकल्स बनाती थी ना, ट्रक। टाटा के ट्रक की वजह से तो फेमस है। अब अर्ली 2000s में, 2001 में टाटा ने लॉन्च की थी टाटा इंडिका, पहली बार पैसेंजर कार सेगमेंट में आए। और टाटा इंडिका का बड़ा ग्रैंड लॉन्च किया, और रतन टाटा को था कि भाई हमें पैसेंजर मार्केट में एंटर करना है। और इंडिका में टेक्निकल इश्यूज बहुत थे, फर्स्ट टाइम था, इतनी अच्छी गाड़ी नहीं बनी थी, इंजन में प्रॉब्लम आ रहा है, ये वो करके। तो बड़ा मजाक भी उड़ाया बाकी कंपनीज में कि तुम लोग या ट्रक बनाते हो, तुम ट्रक ही बनाओ। बोलते हैं ना, कंफर्टेबल गाड़ी बनाना अलग चीज होती है और ट्रक बनाना अलग चीज होती है, तो तुम इसमें मत पड़ो। बट उन्होंने किया। एक पॉइंट पे टाटा मोटर्स बैंक्रप्सी पे आ गई थी, और टाटा मोटर्स अपना पैसेंजर कार सेगमेंट, ट्रक वाला नहीं, ये कार वाला सेगमेंट बेचने गए थे फोर्ड मोटर्स को। तो वहां पे वो, आपने सुना भी होगा ये मैटर, अभी रतन टाटा की डेथ हुई तो बेचने गए, तो फोर्ड वालों ने मजाक उड़ाया, बोले कहाँ तुम लोग गाड़ियां बनाने लग गए। तो कुछ डील बाद में हुई नहीं, और टाटा ने ना बोल दिया कि भाई ऐसे डील करनी नहीं है। अब बाद में 2008 आया, अब क्राइसिस हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस काफी बड़े हो गए थे तब। तो फोर्ड बैंकरप्ट हो गई, तो फोर्ड वालों को बेचना पड़ा अपना ब्रांड, जैगवार, लैंड रोवर, रेंज रोवर। तब टाटा वाले आए, बोले हम खरीद लेते, लाओ। तो उनसे जैगवार, लैंड रोवर, रेंज रोवर खरीद ली, इंडिया में लेके आ गए। उसके बाद जैगवार की गाड़ियां इंडिया में सस्ती हुई, लैंड रोवर, रेंज रोवर सस्ती हो गई। और वही टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करके टाटा वालों ने अपनी पूरी कंपनी का मेक ओवर कर दिया। तो आज की डेट में टाटा की गाड़ियां देखोगे तो आपको रेंज रोवर जैसी ही दिखेंगी। मॉडल भी 90% सेम कर दिया, टेक्नोलॉजी का फायदा ले लिया। तो पहले 50 लाख की रेंज रोवर आती थी, अब वो 20 लाख की हैरियर सेम दिखती है। टाटा इसकी रेंज रोवर की इवोक आती है, और टाटा की हैरियर देखो, दोनों सेम गाड़ी दिखती है, 90% सेम है।
पूरा उन्होंने मेक ओवर ही कर दिया। तो जितना खराब नाम था टाटा का कि भाई एकदम गाड़ियां जो है कंफर्टेबल नहीं है, खर्चा खाती है, ये है वो है, वो पूरा टेक्नोलॉजी का बेनिफिट वहां से ले लिया वैसा है। तो ये सब चीजें। तो होमोजीनियस का मतलब ये है कि जिस लाइन पे आप हो उसी फील्ड में आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। ट्रक बनाने वाली कंपनी गाड़ी बनाने लग जाए तो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगी वैसा है। तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस बिजनेस या होमोजीनियस डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको शॉर्ट में क्या है, साथ में एग्जाम्पल लिखना हो ना तो आप लिख सकते हो टाटा मोटर्स। मतलब ट्रक का बिजनेस कर रहे थे और पैसेंजर कार पे शिफ्ट हो गए, तो दैट इज होमोजीनियस एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन। चलो दूसरा केस, हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस डाइवर्सिफिकेशन मतलब एकदम अलग ही लाइन पकड़ी, जिस बिजनेस में थे उससे अलग ही हो गया। अब रिलायंस वालों का मेन बिजनेस पेट्रोलियम का है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये रिलायंस रिटेल, किराने का स्टोर। दोनों बिजनेस का कोई कनेक्शन नहीं है। इसको बोलेंगे हिट्रोजीनियस डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी फील्ड पकड़ लेना जिसमें हम अभी तक नहीं थे और हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस उस चीज से कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं, तो उसको हिट्रोजीनियस बोल सकते हैं वैसा है। तो अब इसमें एग्जांपल रिलायंस पे। इसके बाद सेकंड स्ट्रेटेजी है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब है बहुत बार ना हमें स्टेप बैक करना पड़ता है। यार हम काफी सारे बिजनेसेस चला रहे हैं, कुछ प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ लॉस मेकिंग है। जो लॉस मेकिंग है वो बंद कर देते हैं, अननेसेसरी क्यों नुकसान खा रहे हैं। अच्छा, वो स्टाफ वो रिसोर्सेज किसी और बिजनेस में लगाएंगे तो फायदा भी हो सकता है। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब है टू स्टेप बैक, एक कदम पीछे हट जाना। बिकॉज लॉस में कोई बिजनेस चलाने का सेंस नहीं। कितनी बार ऐसा भी होता है, सेंस बनता भी है। मार्केट में दिखते रहने के लिए भी लॉस का बिजनेस भी थोड़ा बहुत चलने दो। छोटा मोटा लॉस हो रहा है ना, बट उसकी वजह से ब्रांडिंग हो रही है और प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वहां से प्रॉफिट कमा लेंगे। तो बहुत सारी चीजें वेरिएशन में आती है। यहाँ रिट्रेंचमेंट का मतलब है स्टेप बैक कर लेना, जो बिजनेस अपने से नहीं चलाया जा रहा है आप उसको बंद कर दो तो अच्छा है। कल ही मैं देख रहा था केस स्टडी, इसमें ये विजय माल्या केस स्टडी आ रही थी कि उसका बिजनेस कैसे ग्रो हुआ, कैसे डाउनफॉल हुआ। तो जो बर्जर पेंट्स कंपनी है, बर्जर पेंट्स का जो ब्रांड है वो विजय माल्या के ग्रुप का ही था, मतलब उनकी कंपनी थी। तो उन्होंने वो बिजनेस जो है सेल ऑफ कर दिया और उनसे चलाया नहीं गया। वो बिजनेस उन्होंने जब बेचा था तो उसकी वैल्यूएशन थी 400 करोड़ रुपए। उतने में बेचा और पैसा ले लिया। आज बर्जर पेंट्स की कंपनी की मार्केट वैल्यू है 50,000 करोड़। तो बोला बड़ा ब्लंडर था, मतलब बिजनेस अच्छा था, आप नहीं चला पा रहे थे, दूसरी कंपनी को दिया तो उन्होंने चला लिया। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स में होता है कि हमसे नहीं चल रहा, हमने बिजनेस बंद कर दिया, हम बेच रहे हैं वैसा। सो दैट इज रिट्रेंचमेंट। इसके बाद है तीसरा केस, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। अच्छी स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंट है। हर कोई भाग रहा होता है ना स्ट्रेटेजी के पीछे, यहाँ कुछ अलग चल रहा है। यहाँ एग्जाम्पल में आप ले सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं सर्च कर रहा था एग्जाम्पल, तब मुझे इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला कि इन्होंने ये चीज कैसे इंप्लीमेंट की और क्या हो रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरर है। इनका प्रॉब्लम ये था कि इनके पास ना कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, ओवर कैपेसिटी, मतलब जितनी डिमांड है उससे ज्यादा ये स्टील मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतना बड़ा प्लांट है। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि देखो ओवर कैपेसिटी पे तो काम करना नहीं चाहिए। जब डिमांड 100 यूनिट की है, मेरे प्लांट में 300 बन सकते हैं, तो मैं 300 तो नहीं बनाऊंगा, 100 बना लेता हूँ बहुत है। तो इन्होंने पहले ये किया कि स्टेबिलिटी, मतलब जहां है ना वहीं रहते हैं ठीक से। अब ठीक है, डिमांड 100 की है, सप्लाई 300 हो सकता है, नहीं कर रहे, 100 यूनिट बनाते हैं, 100 यूनिट बेचते हैं, तो काम तो शांति से चल रहा है ना। अब और क्या बेटर करे इसमें, और तो कुछ करना नहीं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में उन्होंने ये सोचा कि देखो बनाने 100 यूनिट ही है, हमने डिमांड बढ़ाने की कोशिश करने का सेंस नहीं है क्योंकि मार्केट अभी सैचुरेटेड है, इससे ऊपर डिमांड नहीं आने वाली। तो इतना ही बनना है, इतना ही बिकना है। क्यों ना हम अपने प्रोसेसेस को और ज्यादा इंप्रूव करें। वही 100 यूनिट बनाने में जो मेहनत लग रही है, जो मटेरियल लग रहा है, जो वेस्टेज हो रहा है, जो लेबर आवर्स लग रहे हैं, जो प्रोसेस लग रहा है, अगर उस पर काम करना शुरू करें, उसमें छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करते जाए, तो इतने ही सेल में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही? जो काम जिस तरीके से करते आ रहे हो उस तरीके में अगर और इम्प्रोवाइजेशन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने कभी भी ऑप्टिमम तरीके से काम नहीं कर रहे होते। आप अपना रूटीन भी जिस तरीके से मैनेज कर रहे हो, अगर आप चाहो तो इससे थोड़ा और बेटर भी कर सकते हो अपने रूटीन में, अपने काम करने के तरीके में,
शेड्यूल में छोटे छोटे चेंजेस करके, लेकिन अपने आलसी होते हैं, चल रहा है ठीक है ना, काम हो रहा है ना, अभी इससे बेटर क्या करना है। तो इन्होंने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में ये सोचा कि हमें पता है कि एक्सपांशन का भी मार्केट नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, जितना हम बेच रहे हैं उतना ही बिकेगा, उतना ही बनाना है, तो बैठे बैठे ऐसे बोर होते रहेंगे, इससे बेटर है अपने ही सिस्टम को और इम्प्रोवाइज कैसे करें। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी बहुत चीजें हो रही होती है जहाँ मिस्टेक्स हो रही होती है, अगर उसको सुधारा जाए तो ऑन पेपर वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेबर टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, मटेरियल जो है वो वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, अगर लेबर को और ज्यादा स्किल कर दिया जाए, कम टाइम में ज्यादा यूनिट बनाएगी और वेस्टेज कम करेगी, तो मटेरियल कॉस्ट भी डाउन होगा, लेबर कॉस्ट भी डाउन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम होगा, इस टाइप के छोटे मोटे चेंजेस। तो स्टेबिलिटी में उन्होंने इस चीज पे काम किया कि जहां है वहीं रहेंगे, और और अपना काम करने का तरीका इंप्रूव करते जाएंगे वैसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन, फोर्थ पार्ट है, उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। इसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती है, एक बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक बोलते हैं बैकवर्ड। कहीं आया हो पढ़ने में, मैनेजमेंट में कहीं कुछ पढ़े, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, दोनों स्ट्रैटेजीज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी बोला जाता है। इनको ना वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन। और एक दूसरी कैटेगरी भी है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सुनने के बाद लगेगा सब बहुत सिंपल है, वर्ड जैसे यूज कर लेते हैं। सप्लाई चेन जो होता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, असेंबलिंग किया, पार्ट्स खरीदे, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, बेचा और आगे सेल कर दिया। तो जो सप्लाई चेन है ना, उसमें हम जो हमारा सप्लायर है उसके साथ या तो मर्ज कर ले, या उसकी कंपनी खरीद ले, या हम खुद ही वो रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दे। दैट इज अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसके लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन इस चीज को बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी गाड़ी बना रही है, टाटा मोटर्स, उन्होंने सोचा कि यार गाड़ी में टायर भी लगते हैं और कांच भी लगता है, क्यों ना कांच बनाने का बिजनेस भी हम खुद ही शुरू कर दें, एक फैक्ट्री लगा देते हैं, गाड़ी के लिए जितना भी ग्लास मटेरियल हम ही बनाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूसरी कंपनी से ग्लास खरीद रहे थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जो सप्लाई चेन में पीछे है हमसे, जिससे हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसका बिजनेस या तो अक्वायर कर लो या वही बिजनेस खुद ही शुरू कर दो, तो मार्जिन बढ़ जाएगा अपना, क्योंकि उसको प्रॉफिट देना नहीं पड़ेगा, जो कांच बनेगा सीधा मेरी गाड़ी में लगेगा। तो वो एक ऑप्शन है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब कि चेन में जो नेक्स्ट है उसके साथ मर्ज कर लेना। ये वैसा हो गया, भाई मेरी कंपनी ना एक सॉफ्टवेयर बनाती है मोबाइल फोन के लिए, और हम मोबाइल फोन वालों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा कस्टमर कौन है, मोबाइल फोन वाले, वो हार्डवेयर वाले, हम सॉफ्टवेयर वाले, क्यों ना हम उनके साथ जाके मर्ज कर लें। तो जो चेन में नेक्स्ट है, हमारा जो कस्टमर है, उन्हीं के साथ मर्जर कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये चीजें होती है, इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि या तो आप अपने चेन में पीछे जा रहे हो या फिर आगे जा रहे हो, दैट इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो है उसका मतलब कॉम्पिटिटर कंपनी, सेम काम करने वाली कंपनी के साथ मर्जर या अमालगमेशन। उससे क्या होगा, आपका स्केल बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी तो सीमेंट इंडस्ट्री में चल रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी ऑन पेपर प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला ग्रुप वालों का, ठीक है। अब ये बिरला ग्रुप अल्ट्राटेक सीमेंट चला रहा है पिछले 70 साल से, इतनी पुरानी कंपनी है। इसके अलावा जो बड़े ब्रांड आपने बोला, अंबुजा सीमेंट, एक एसीसी सीमेंट करके है, एक इंडिया सीमेंट्स करके है, ये सब ब्रांड्स है। अब क्या हो रहा है, फाइट चल रही है कि इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर कौन। इसमें रेस में आया अदानी। अदानी का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं, बट वो क्यों कर रहा है वो समझो। अदानी सिविल कंस्ट्रक्शन में काफी आगे है, हाईवेज बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पोर्ट डेवलप करना है, तो उसमें अदानी है। तो उनको सीमेंट की जरूरत तो सबसे ज्यादा पड़ती है। उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम भी सीमेंट सेक्टर में एंटर करें। अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने के उनके दो तरीके थे, या तो खुद का प्लांट लगा ले अदानी सीमेंट्स के नाम से, और उसमें पूरा प्लांट सेटअप करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, पैसा लगाओ। प्लांट बनाने में 5-7 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, पता नहीं कब शुरू होगा। इससे बेटर क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी खरीद लो। अदानी ने कुछ नहीं किया, पैसा खर्च करके एग्जिस्टिंग कंपनियां खरीद ली, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया बिना सीमेंट बनाए। अदानी तो सीमेंट बनाता ही नहीं। अंबुजा सीमेंट खरीद ली, एसीसी सीमेंट पूरी खरीद ली, दो बड़ी कंपनियां अदानी ग्रुप की। अब अदानी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर, और अदानी को इस बिजनेस में आए हुए 3 साल हुए, बिरला वाले को 68 ईयर्स हो गए, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब
दोनों के बीच में प्रोडक्शन कैपेसिटी का गैप बचा है 10 से 15%। मतलब ये 100 मेट्रिक टन बनाता है ना, तो अदानी वाले की कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 85 है। इतना ही गैप बचा है। और सोचो अल्ट्राटेक वाला क्या सोच रहा होगा, बोले मैं 70 साल से मेहनत कर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये 2-4 दिन में कंपनियां खरीद खरीद के मेरे से आगे निकल रहा है। अब रेस जो है ना वो ईगो की चल रही है, ब्रांडिंग की चल रही है कि सबसे बड़ा कौन है। पैसों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पैसे तो इतने हैं, लेकिन नंबर वन कौन है। अब अल्ट्राटेक वाला सोच रहा है कि अगर मैंने इस चीज पे कुछ काम नहीं किया तो ये 2-4 दिन में और 2-4 कंपनियां खरीद के ऑन पेपर मेरे से बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। मैं इतने साल से नंबर वन हूँ, तो ऐसे ही पीछे हो जाऊँ। अब इनमें क्या रेस चल रही है पता है, जो स्टेट में जहां पे छोटी मोटी सीमेंट कंपनी मिल रही है ना, ये लोग सीमेंट कंपनी खरीद रहे हैं। हाँ, रेस चल रही है इनके बीच में। इंडिया सीमेंट्स की जो बात कर रहा हूँ, आपने आईपीएल में ना चेन्नई की टीम के टी शर्ट पे देखा होगा, सीएसके की टीम के ऊपर ना टी शर्ट पे इंडिया सीमेंट्स लिखा होता है। और ध्यान दोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ पढ़ा हुआ है हमने। इंडिया सीमेंट्स है ना साउथ की, चेन्नई की बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी है, बट रीजनल प्लेयर है, पूरे इंडिया में सीमेंट नहीं बेचते, पर तमिलनाडु वाले जोन में उनका बहुत अच्छा ग्रिप है। तो इंडिया सीमेंट्स ही है जो चेन्नई की टीम की ओनर है। और इंडिया सीमेंट्स में इसको धोनी को इन्होंने चेयरपर्सन की ऑनररी पोस्ट दी हुई है। और खुद धोनी सीएसके की टीम का इन्वेस्टर है, इसलिए रिटायर नहीं हो रहा है। हाँ फैक्ट है, पैसों का गेम है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 बॉल खेलने आता है, पब्लिक पागल हो जाती है, जो स्टेडियम में जाता है सारा फैन फॉलोइंग उसका ही होता है। तो जो क्रेज है ना उसको मोनेटाइज कर रहे हैं वो, इमोशन है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। बिकॉज चेन्नई की टीम में सीएसके में धोनी के खुद के पैसे लगे हुए हैं, उसका शेयर होल्डिंग है, और इंडिया सीमेंट्स मेन प्रमोटर है। उस वजह से इनका कोलेबोरेशन की वजह से धोनी अगर 1 साल और खेलेगा ना, तो वो 400-500 करोड़ में कन्वर्ट होगा। तो जितना खेलता रहेगा उनका फायदा है, अदरवाइज रिटायर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको पैसों से। लेकिन जो ब्रांडिंग हो रही है ना, वो ब्रांडिंग जितनी मैक्सिमम हो सके उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलो 1 साल और 2 साल और, इसलिए हर बार आता है इंटरव्यू में, बोले रिटायरमेंट कब ले रहे हो, देखते हैं, क्या पता अगले साल, क्या पता खेल भी लूं। तो क्यूरियोसिटी करके छोड़ देता है। अब तुम सोचते रहो, फिर लगता है नहीं खेलेगा तो सही। अभी तक तो अनाउंस किया नहीं वैसे। तो ये सब चल रहा है। अब इंडिया सीमेंट्स खरीदने की बात चल रही है बिरला ग्रुप वालों की, वो टेक ओवर कर रहे हैं। अदानी ने झारखंड में कोई सीमेंट कंपनी खरीद ली, ओडिशा में एक खरीद ली, गुजरात में खरीद ली। छोटी मोटी सीमेंट कंपनी अक्वायर कर करके रेस लगा रहे हैं कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है। अब इसके लिए बार बार परेशान करते हैं एनसीएलटी और सीसीआई वालों को, ये कंपटीशन कमीशन आती है बीच में, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। तो सीमेंट इंडस्ट्री में डुओपोली की तरफ जा रही है, और 2 बड़े प्लेयर बचेंगे लॉन्गर टर्म में अगर ऐसे ही चलता रहा। अब कंपटीशन कमीशन क्या बोलेगी, प्लेयर भी देखो कौन है, अदानी, है ना। तो फोन आ जाता होगा ऊपर से, भाई आ रहे हैं जो है बता देना। बोले सर सब कंपनियां आपकी, हमारी कंपनी में ले जाओ, बस कंपटीशन कमीशन भी मर्ज कर लो, हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब इस लेवल पे चल रहा है और ये रियलिटी है सब। तो इंटीग्रेशन में ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं। अब अगर आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पूछते हैं, तो आप ये 4 पॉइंट्स स्पेसिफिक लिख सकते हो, आपका एक आंसर बन गया वैसे। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में इतनी डेप्थ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, सिर्फ टेक्निकल एक वर्ड समझा रहा हूँ उसमें। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू करके बोला हुआ है। मैंने आपको ये दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी समझा दिए वो एग्जांपल में। टाटा वाला जो देख रहे थे ना, ये जो है ना, ये सारे इनको बोला जाता है एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। टाटा ग्रुप का एक बिजनेस यूनिट है जो स्टील बिजनेस संभालता है, टाटा स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, ये इनका एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। ऑल एसबीयूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों कंपनीज अलग है, टीसीएस अलग है, टाटा स्टील अलग है, पूरा मैनेजमेंट डिफरेंट है, पूरा डिसीजन मेकिंग अलग है। खाली पेरेंट कंपनी है जो ग्रुप है वो एक ही, ऐसे देखा जाता है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजीज बनेंगी, इसको अपने बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बोलेंगे। और ये एक इंडिविजुअली एक एसबीयू की तरह देखा जाता है वैसा। अब इसके सबऑर्डिनेट में फंक्शनल स्ट्रेटेजीज, वो मैंने आपको बताया। प्रोडक्शन मैनेजर अपना सोच रहा है, अकाउंटिंग वाला अपना सोच रहा है, जो कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन मुझे मेरे डिपार्टमेंट का देखना है, मुझे प्रोडक्शन मैनेजर बनाया ना, तो मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कंपनी एडवर्टाइजमेंट ठीक से करती है कि नहीं करती। मुझे ये फर्क पड़ता है कि सेल डिपार्टमेंट से इतना आया है कि इतनी इन्वेंट्री भाई रखना, सीजन आ रहा है, सीजन का टाइम है, गाड़ियां बिकेंगी, इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। बोला ठीक है, प्रोडक्शन मैं करके रख दूंगा। अब बिकती है नहीं बिकती तुम्हारा हेडेक है, तुमने जो बोला मैंने किया, वो अपने डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट है, वो उसी में दिमाग लगाए, ये वैसी बात है। तो ये दोनों टॉपिक जो है बिजनेस और फंक्शनल लेवल, उसमें ज्यादा कंटेंट दिया भी नहीं। अब आप पढ़ोगे तो आपको रिलेट भी हो जाएगा। बता देते, देखो ये एग्जांपल ले रहे हैं अपने टाटा ग्रुप वाला, मैं देख रहा हूँ, ये और कोई लेना है, चलो चेंज कर देते हैं, दूसरी कंपनी ले लेते हैं, सेम एग्जांपल होगा तो वापस कंफ्यूजिंग लगेगा। टाटा के बदले रिलायंस ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लो, आईटीसी का ले लो, कोई भी कंपनी ले सकते हैं। आईटीसी का भी लेना है तो भी ले लेते हैं, रिलायंस भी बहुत बातें होती रहती है। आईटीसी बिजनेस की अपन बात कर भी रहे थे। एक इनका जो है ना, वो होटल वाला बिजनेस है, एक जो है फूड वाला बिजनेस है, एक वो प्रिंटिंग आइटम्स और स्टेशनरी, ये बिजनेस है।
और एक जो है वो टोबैको वाला बिजनेस है। ठीक है, ये सारे बिजनेसेस इनके मेन प्राइम बिजनेसेस है जो आईटीसी कंपनी के ब्रांड में चल रहे हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है। अब आईटीसी होटल्स जो है वो पूरा एक अलग बिजनेस यूनिट हो गया, और आईटीसी टोबैको वाला जो बिजनेस है वो पूरा डिफरेंट यूनिट हो गया। आईटीसी होटल्स चलाने वाली पूरी टीम अलग, ये पूरी कंपनी अलग, और टोबैको चलाने वाली पूरी कंपनी अलग। तो दिस इज वन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसको बोलेंगे एसबीयू। दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, ये सारे अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं। इनकी पूरी टीम्स टोटली डिफरेंट है, कॉमन कोई नहीं है। कॉमन सिर्फ कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, इसमें आपके एमडी सीईओ के एमपी आते हैं। बाकी ये सारे जो है ना, इनकी पूरी टीम्स डिफरेंट होगी। अब आईटीसी होटल्स जो बिजनेस है, जो टीम वो चला रही है, उसको सिर्फ होटल बिजनेस से मतलब है कि हमारी होटल्स बाकी होटल्स के कंपेरिजन में ज्यादा बिजनेस करें। उनको सिगरेट कितनी बिक रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। आया पॉइंट समझ में? ठीक है। अब इसके अंदर भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। होटल चलाने के लिए क्या एक डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, उसके अंदर क्लीनिंग डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, ऑनलाइन बुकिंग होगा, सर्विसिंग होगा, फूड होगा, लॉजिंग होगा, जो लोग रहने आ रहे हैं, जो लोग खाने आ रहे हैं, कितनी चीजें होंगी। तो अंदर जो डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग मैनेजर होगा, वो अपना डिपार्टमेंट ही संभालेगा, उसको बाकी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है। वैसा है आईटीसी के, मैं आपको होटल्स का बता रहा था, काफी अच्छे अच्छे ब्रांडेड होटल्स हैं, देख लो। आईटीसी का सुन के अपने को ध्यान नहीं आता कि होटल बिजनेस में भी है, लेकिन एक्चुअली में अच्छे होटल्स बना रखे हैं। सब 5 स्टार प्रॉपर्टीज, महंगी प्रॉपर्टीज है सारी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उस पर भी दिया होगा। देखो ये सब है। कोलंबो, ये अहमदाबाद में जो नर्मदा में आपको बता रहा था, न्यू दिल्ली में है। लग्जरी होटल्स, मोस्टली अपनी क्रिकेट टीम्स का स्टे इनकी होटल्स में ही होता है। अभी ये आईपीएल के टाइम पे, अब आईपीएल के टाइम पे अब क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, देखो। अब लोकेशंस देख लो, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, गुरुग्राम, अहमदाबाद, दिल्ली, ये सब जगह पे मैचेस होते हैं आईपीएल के। समझ आ रहा है? तो ये कॉर्पोरेट अग्रीमेंट हो गया ना। मुंबई, ठीक है, यहाँ पे दो दो होटल्स है। गोवा, हैदराबाद, ठीक है, सब लोकेशंस है। ये सारी लोकेशंस पे क्रिकेट मैचेस होते हैं। अब क्या है, इनके साथ डायरेक्टली डील हो गई कि भाई हमारी क्रिकेट टीम जितनी भी है आपके होटल में स्टे करेगी, सिक्योरिटी का देख लो, मैनेजमेंट का देख लो, हो गया ना, कॉर्पोरेट डील हो गई। वैसा है, तो बिजनेसेस उस तरीके से हो रहे हैं। जयपुर में भी है। और प्रॉपर्टीज देखो, एकदम 5 स्टार प्रॉपर्टी है, प्रीमियम प्रॉपर्टीज वो लोगों ने डेवलप की हुई है। उदयपुर में है, विशाखापट्टनम, जिम कॉर्बेट, सारी टूरिस्ट लोकेशंस भी कवर कर ही रहे हैं। बड़ौदा में, शिमला में, पोर्ट ब्लेयर। नहीं, सूरत में नहीं है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज्यादा होती है ना, वहाँ पे वो लोग फोकस करते हैं। अभी ये ग्रुप यहाँ पे तो आया नहीं है, यहाँ पे तो अपना मेन मैरियट वाला ही चल रहा है। सब होटल्स है, तो सारे प्रीमियम होटल्स डेवलप किए हुए हैं। अब जो होटल बिजनेस चला रही है टीम, उनको तो इस बिजनेस से ही मतलब है ना। पर इस बिजनेस के अंदर भी तो कितनी सब कैटेगरी होगी। वो होटल बिजनेस में क्या सब कैटेगरी हो सकती है, फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? एक तो देखो, अकाउंटिंग फाइनेंस तो कॉमन है, वो तो होने ही वाला है। और क्लीनिंग पूरा, ठीक है। और कुछ, हॉस्पिटैलिटी, फूड, ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट, क्लेनलीनेस एंड एवरीथिंग वैसा। फिर इसके अलावा सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, ये जो टाई अप्स होते हैं, बीसीसीआई के साथ टाई अप कर लिया, तो ये भी तो सेल्स टीम होगी ना जो नेगोशिएट करती होगी। खाली आईटीसी वाला तो होगा नहीं कि हाँ गए बीसीसीआई वालों से बात की, चलो सारी टीमें यही रुकवा लेना, हो जाएगा। और भी तो होटल ब्रांड होंगे जो बिड करते होंगे। ताज ग्रुप वाला नहीं करता होगा, बोले हमारी भी होटल सब जगह। मैरियट वाला बोल रहा है हमारी भी होटल है, हमारे साथ डील कर लो। ठीक है, रेडिसन ग्रुप वाला भी होगा। इनमें भी तो कंपटीशन है। तो बिजनेस लेके आने के लिए भी तो एक डिपार्टमेंट होगा। तो वो फंक्शंस हो गए कि जिसको बिजनेस लेके आना है, उसको इससे मतलब नहीं है कि होटल में सफाई हुई कि नहीं हुई। उसको तो ऐसा है कि मुझे डील करनी है कि भाई क्रिकेट टीम यहीं रुकनी चाहिए, और सफाई वाला डिपार्टमेंट दूसरी टीम का है, वो लोग देखेंगे।
दैट इज फंक्शंस। तो अलग अलग फंक्शंस को मैनेज किया जाएगा वैसा। तो ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी अब आप पढ़ पाओगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक चीजें समझ आई? बस तो यहाँ स्टॉप करते हैं क्योंकि यहाँ से फिर अगला टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है वैसे भी, तो यहीं तक करवाना था।